चेक करना ऑडियो उधर जा करके। ठीक, मेरा चश्मा देखो तो उधर है, रखे हैं कहीं पर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल साइंस संग्रह अनुसार में। कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलो जी बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो सब लोग आ जाओ फटाफट। आज की सबसे शानदार सेशन शुरू करने वाला हूं, जबरदस्त सेशन शुरू करने वाला हूं बच्चों। जैसा कि पता है कि इसी YouTube चैनल पर हमने पोएट्री सेक्शन को शुरू किया था, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है ना प्यारे साथियों? तो ये सबको शुरू करने के बाद हमारी जो क्लासेस थी प्यारे बच्चों, दोनों की एक्सप्लेनेशन चली गई है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो करने वाले हैं बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन। लगता है नहीं लाऊंगा, छोड़ो। चलो बच्चों, तो आज क्या पढ़ाने वाले हो सर जी? तो आज पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जबरदस्त मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है ना प्यारे साथियों? चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी बच्चे जल्दी फटाफट ज्वाइन कर जाओ। फिर हम आज आपकी क्लास को शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे प्यारे साथियों। चलो जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आ गए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आ गए। चलो बहुत दिनों से हम मिले नहीं थे, है ना? चलो, तो हमारी रूटीन के अनुसार क्लास जैसे जाती थी वैसे चलते रहेगी। आप लोग जब भी क्लास शेड्यूल हो देखते रहना। चलो, तो हम लोगों ने पोएट्री में क्या खत्म कर लिया, उसके बाद फिर हम प्रोज भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पोएट्री में हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का गो का एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव कर लिया है प्यारे बच्चों। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक्सप्लेनेशन कर लिया है। दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, आवर प्रीवियस वीडियो, फर्स्टली यू हैव टू वॉच। ठीक है ना? चलो जी, चलो जी, क्या करूं? तो पढ़ाना है सर, पढ़ाइए ना। आइए जी, आइए जी, आइए जी, आइए जी। चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार सेशन। सेशन क्या है सर? तो आज हम क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 बुक के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को शुरू करने वाले हैं, यानी एक्सप्लेनेशन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ज्यादा हार्ड पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, देयर विल बी नो बेनिफिट। ठीक है, क्वेश्चन वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। शेयर कर दो एक बार सेशन को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब ठीक है जी? बढ़िया है, शानदार है। बताओ सब ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक बार मैं भी देख लूं अपने तरीके से कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर है ना? चलो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया है जी। क्लियर है? हाँ, मतलब इधर से मेरे को मिल गया है कि हाँ सर सब बढ़िया। चलो बहुत अच्छा। तो आज सर कैसे, देखो जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ मैं टिक नहीं लगाता हूं, मैं आपको पता ही है कि मेरा तरीका कि हम बिना टिक, सिर्फ टिका टिकी नहीं करते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, है ना? चलो जी, देखो पहला क्वेश्चन एकदम हिंदी के साथ हमारे सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए जरा शानदार तरीके से। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, आई नो 7 years 37 कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूं कि मैं अभी 37 साल का हूं।
इन परफेक्ट हेल्थ, और मेरी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। बिगिन, जैसा कि शुरू में था, हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। इस कौन से पोएम से ली गई है भाई? ऑड टू ऑटम। नहीं जी, ऑड टू ऑटम तो 4 नंबर में पढ़ना है। ऑड टू ऑटम के राइटर कौन है? ऑड टू ऑटम के राइटर हैं जॉन कीट्स। ठीक है, ये आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, एन एपिटाफ इसके राइटर हैं, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, इसके राइटर हैं वाल्टर डी ला मरे, है ना। चलो, ये भी नहीं है। फायरहाइम, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में, क्योंकि इसके जो राइटर का नाम है, वो राइटर का नाम है, क्या नाम है? के एन दारू वाला। के एन दारू, ये दारू ताड़ी जो होता है ना, दारू वाला, है ना, वही है के एन दारू वाला, है ना। तो के दारू ताड़ी वाला नहीं होगा। यहां पे राइट आंसर देखो, इधर तीर मैं मार रहा हूं, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। राइट आंसर सी होगा इसका। सही में यही जो पोयम है, इसी पोयम के जो राइटर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है, जिनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन, है ना। वल्टिया के जो व्हाइट मैन है, यानी उजला बाल्टी वाला आदमी। ऐसे हिंदी करोगे ना? नहीं नहीं, ये नाम है, ये कोई ग्रामेटिकल नहीं है। ठीक है, सीधा इसका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। जैसे मेरा नाम प्रिंस सर है, जैसे आप लोग का नाम पढ़ देता हूं, जैसे संजीव कुमार है, धीरज कुमार है, टॉपर संजय है, मिस्टर विवेक यादव है, कुमकुम है, आलोक है, उसी प्रकार से जो इस चैप्टर के राइटर हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वाल्ट व्हिटमैन, उन्होंने वहीं से ये लाइन ली गई है। तो चैप्टर का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइटर का नाम वाल्ट व्हिटमैन। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी है। राइट ऑप्शन क्या है जी? सी है। याद रखेंगे क्या है? राइट ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते नंबर 2 क्वेश्चन पे। नंबर 2 क्वेश्चन पे कह रहा है कि हु कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब इसको रचना किसने की है? इसके रचयिता कौन है भाई? रचयिता, है ना, उसके रचनाकार कौन है? कंपोजर कौन है? उसको रचना करने वाले कौन है? उसको लिखने वाले कौन है? हु कंपोज, तो उसको लीव्स ऑफ ग्रास कह रहा है कि हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। एक बहुत बड़ी संग्रह थी यह पोयम की संग्रह थी, जो कि अमेरिका में यह पोयम की जो संग्रह थी लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1855 में लिखा गया लिव्स ऑफ ग्रास। और इसी की एक किताब और थी जो वाल्ट व्हिटमैन साहब हमारे थे, सुन लीजिए ध्यान से थोड़ा। वाल्ट व्हिटमैन साहब जो थे, उनकी 2 प्रमुख रचनाएं थी, उनकी 2 प्रमुख किताबें थी, 2 उनकी प्रमुख बुक्स थी, जो कि एक तो भाई अमेरिका में तहलका मचा दिया, यूं कहो तो अमेरिका में एकदम विद्रोह पैदा कर दिया। यानी कि जो पहला किताब था वही था लीव्स ऑफ ग्रास। क्या था? लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में पब्लिश हुई। कब हुई? 1855 में। ठीक है, और इन्हीं की एक किताब और थी बच्चों, जिसका नाम था ड्रम टैप्स। क्या नाम था? ड्रम टैप्स। ये 1866 में, यानी कि लगभग 10 साल बाद ही पब्लिश हुई ये किताबें। ठीक है, लेकिन जो हम लोग पढ़े हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आवाज वाइज ठीक है ना बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? आपके कमेंट्स आने चाहिए लगातार, कमेंट एकदम भर भर के करो, ठीक है ना। हाँ चलो, ठीक है। तो इनकी एक और किताब थी, ठीक है, हाँ क्या मैं बता रहा था, लीव्स ऑफ ग्रास। इनकी एक किताब थी लीव्स ऑफ ग्रास, जो एक बहुत बड़ी पोयम की संग्रह थी। ये एक बहुत बड़ी पोयम की संग्रह थी। उसी में से एक छोटा सा लाइन लिया गया, एक्सट्रैक्ट लिया गया। उस एक्सट्रैक्ट का नाम रखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या रखा गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है ना, उसका नाम क्या रखा गया? ये। और उसको लिखने वाले हमारे साहब का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। यही था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है ना, उसने कहा था कि, क्या कहा था बच्चों? क्या कहा था? कहा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद में गाता हूं, खुद में मनाता हूं, है ना। क्या कहा उसने? मैं खुद में गाता हूं, खुद में मनाता हूं। इट्स माई इंडिविजुअल डिसीजन, ये तो मेरा व्यक्तित्व डिसीजन है, फैसला है, निर्णय है। ठीक है, खुद में गाता हूं, लेकिन हम अलग बिल्कुल नहीं है।
जो तुम्हारे खून में, जो तुम्हारे हाथों में, जो रगों में जो ब्लड दौड़ रही है, वही मेरे हाथों में दौड़ रही है। यही मेरे पिता भी जन्मे और पिता के पिता भी जन्मे और मैं भी इसी मिट्टी में पला बढ़ा, तो फिर मैं अलग कैसे हूं? उन्होंने कहा था कि जो स्कूलों में जो धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है उसे ठंडे बस्ते में जरा डाल लो, इन द एवियंस, कुछ देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल लो, यानी थोड़ा सा धर्म से ऊपर उठकर देखो, फिर हम सब एक हैं। यही उनकी इच्छा थी, यही उनका मेन और यही बात उन्होंने लिखा लिप्स ऑफ ग्रास में। पूरा विद्रोह हो गया कि अरे भाई ये तो राइटर ये क्या लिख दिया, ये तो धर्म के खिलाफ है। लेकिन वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, कतई नहीं, वो बिल्कुल भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, याद रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने कहा थोड़ा सा हम धर्म मानो, लेकिन धर्म से थोड़ा सा उठकर ऊपर देखो, फिर मजा आएगा कि हम सब एक हैं, है ना। द वर्ड अस्कुल्स स्टैंड्स फॉर, यहां पर पूछ रहा है कि जो अस्कुल के में जो वर्ड लिखा गया था इन द वियंस, उस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, वो क्या बताया था? उन्होंने कहा कि जो स्कूलों में सोचने की, जो स्कूल को क्या रेफर, स्कूल को यहां पर जो रेफर किया गया है, स्टैंड्स मतलब खड़ा भी कर सकते हैं या रेफर्स, स्कूल उस पोएम में इन द एबियंस ऑफ स्कूल को किस लिए रेफर करता है, क्या रेफर करता है, क्या सूचित करता है? ये सूचित करता है, ये रेफर करता है, ये सूचित करता है, ये रेफर करता है कि जो सिस्टम ऑफ थॉट्स है, जो सिस्टम ऑफ क्या है, थॉट्स है ना, मतलब जो सोचने का जो थॉट्स है, जो सोचने का जो विचार है, जो स्कूलों में सिखाया जाता है धर्म के बारे में, थोड़ा उसको अलग करके देखो। मतलब अलग नहीं करो, मतलब कहने का मतलब तो थोड़ा सा उससे हटकर देखो, फिर सब हम एक हैं। यही उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन तो भाई अमेरिका में कुछ और ही मंजूर था, बोला अरे भाई राइटर नहीं ठीक है। जब मर गया तब पता चला कि भाई इनका बुक जो था बड़ा ही अप्रिशिएटेड था, लोगों ने खूब अप्रिशिएट की, लोगों ने खूब अप्रिशिएटेड किया, लोगों ने खूब सराहना की। हाँ चलिए, तो यहां पर क्या वो एकेडमी के बारे में कहे थे? नहीं, सिस्टम ऑफ थॉट्स के बारे में। राइट आंसर बी होगा, ठीक है। जो सोचने की जो सिस्टम्स है, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सब नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या है बच्चों? बी है। चलिए नंबर 4 क्या कह रहा है? हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। रिपीटिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंपोज किसने किया? तो वाल्ट व्हिटमैन ने किया। किसने किया? वाल्ट व्हिटमैन। वाह, वाल्ट व्हिटमैन काफी अच्छे कवि थे। 1819 ईस्वी में जन्म लिए अमेरिका की धरती पे, तहलका मचा दिया इन्होंने। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ए। व्हिटमैन यानी वाल्ट व्हिटमैन वाजे क्या थे भाई? भारतीय कवि थे, ब्रिटिश के कवि थे, नन ऑफ दीज नहीं, एन अमेरिकन पोएट थे। एक अमेरिकी पोएट थे, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका। इनका जो घर था, यानी इनका जो जन्म हुआ, वो कहां हुआ था बच्चों? वो अमेरिका में इनका बॉर्न हुआ, ठीक है। चलो, अमेरिका के लिए ही उन्होंने मर मिट गए। व्हिटमैन वाज बॉर्न इन, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ? 1819 ईस्वी में। कब हुआ बच्चों? 1819 ईस्वी में इनकी जो है, इनकी बर्थ हुई थी। क्या हुई थी? इनकी बर्थ हुई थी, इनका जन्म हुआ था। नंबर सी। व्हिटमैन डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई? 1892 में। याद रखना कब हुई? 1892 में इनकी डेथ हुई। मुझे लगता है एक जगह लिख दूंगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मृत्यु, डेथ का मतलब मृत्यु और वर्थ का मतलब होता है जन्म। क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। देखो मैं एक ही जगह लिख देता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। यानी यूं कहूं तो 1819 में इनका जन्म हुआ, यानी यूं कहूं तो बर्थ हुई, ठीक है, क्लियर जी। और 1892 में, यानी जिसे हम लोग 92 कहते हैं अपनी भाषा में, है ना, तो इनकी डेथ हुई। क्या हुई थी? याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है। हम लोग खाली जो है आते नहीं है, ऐसे आए टिक लगा के चले गए, चलो जी 6 का ए, 6 का बी, 6 का से, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, मजे से। क्यों? है ना, क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम साइंस संग्रह वाले हैं, है ना। चलो बच्चों बढ़िया से देखो,
क्वेश्चन नंबर हो गया इधर, तो 1892 ये डी आंसर हो गया। इधर का हमने लगाया जी, हाँ इधर का क्या था सर, तो इधर का सी आंसर है, हमने बताया ही सी। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे देखो। कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है भाई, एक लिरिक है, इपिक। इपिक का मतलब तो होता है काव्य, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है ना, तो एक काव्य है वो। सोनेट का मतलब होता है गीत और गाथा, गीत या गाथा। मैंने बताया था तुम लोगों को सोनेट के बारे में, थोड़ी इसकी कहानी समझा देता हूं। वैसे इसका आंसर जो है लिरिक होगा, लिरिक मतलब ही गीत होता है, गायन जिसे कहते हैं। राइट आंसर तो इसका ए है, लेकिन समझ लो कि इपिक, इपिक जैसे इपिक मतलब काव्य होता है, महाकाव्य। जैसे हमारे यहां रामायण और महाभारत है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, कहीं छोड़कर मत जाना। सेशन इज टू इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो फर्स्टली आई वांट टू रिक्वेस्ट विथ यू माय ऑल डियर लविंग स्टूडेंट्स, आप सेशन को मिस मत करना, डोंट मिस आउट, नहीं तो वंचित रह जाओगे ज्ञान से, ठीक है ना। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे हमारे यहां रामायण और महाभारत होता है, उसी प्रकार से अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस सब जगहों पर अपनी अपनी कुछ किताबें हैं। जैसे द पैराडाइज लॉस्ट, एक बहुत बड़ी जॉन मिल्टन की लिखी हुई किताबें हैं, बड़ा मस्त है वो, उसको उन लोग इपिक मानते हैं, एक महाकाव्य मानते हैं ना। चलो अब रहा कि सोनेट सर गीत और गाथा। सर लिरिक, ये पोएम कैसा गायन है, गाते हुए कवि जो है मस्ती में गाते हुए कह रहे हैं मैं खुद में गाता हूं, खुद में मनाता हूं। और कभी तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि सूखी घासों पे चले जाते हैं। और वो सूखी घास जो हमारे यहां गांव में ना, हमारे यहां जो गांव में सूखी घासों पे, जो हमारे यहां जो घास होता है उसको पता नहीं कौन सा घास बोलते हैं, हम अपनी मम्मी को आज फोन करके पूछेंगे कि बताओ वो जो गेहूं कटने के बाद जो घास जो सूखा सूखा हो जाता है, जो हरा घास होता है वो सूख जाता है, और उस पर बैठने के बाद जो समझ रहे हो ना, ये वाला पोर्शन जो है, बैठते हैं तो जब गड़ता है, भूख भूख लगता है जैसे कुछ सुई चुभ गया है, जिसको कवि ने क्या कहा था, स्पीयर बताया था। उन्होंने स्पीयर का मतलब यहां पर, वैसे तो स्पीयर बताया है उन्होंने, एक मेटाफर में तुलना किया है। स्पीयर का मतलब ऐसे भाला होता है, लेकिन उन्होंने स्पीयर का मतलब, उस स्पीयर का मतलब वहां पर उन्होंने नोक बताया था। क्या बताया था कि नोक जैसा, नोक है एकदम, नोक, नोक समझते हो ना, उसका नोखिया नहीं कहता, नोखिया गड़ गया है, तो वही गड़ हम लोग को गढ़ता है। लेकिन कभी इतने पेट्रोटिक हैं, कभी इतने नेचर उनको नेचर लवर कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी, इतनी नेचर लवर है उनके अंदर, मतलब एकदम प्राकृतिक से एकदम परिपूर्ण है वो, प्राकृतिक प्यारी है। और जब वो जाते हैं तो जब सूखी घास पे, वो गर्मियों के दिनों में सूखी घास पर वो आराम फरमाते हैं, कहते हैं कि जरा मैं यहीं पर आराम कर लूं, सो लूं, जरा मैं थक गया हूं, और मैं अपने आराम फरमाते हूं सूखी घासों पे। लेकिन तुमको अगर घास पे कहा जाए तो तुम क्या करोगे, हम जाएंगे सर, हम नहीं जाएंगे, है ना, सूखी घास बड़ा गड़ता है, भूख भूख गड़ता है। लेकिन देख लो कवि कैसे थे, नेचरिक पोएट, नेचर नेचर नेचर, है ना, समझ रहे हो ना, एकदम लवर ऑफ नेचर कह सकते, प्रकृति के प्रेमी कवि, एकदम जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कैसे एकदम महबूबा प्रियतम प्रियसी एकदम कह रहे थे कवि, वैसे एकदम नेचर से इनको प्यार है। आइए, वो तो कहानियां उधर का था चेला, अब चेला जो बता रहे थे मेन सोनेट वाला बतिया, सोनेट वाला बतिया सुनिए जरा। सोनेट जो है, सोनेट का मतलब गीत और गाथा होता है। यूं तो सोनेट जो है 14 लाइंस के होते हैं बच्चों। कितने लाइंस के होते हैं मेरे चेलवा, 14 लाइंस के होते हैं। और 14 लाइंस वाले जो सोनेट होते हैं उसमें 8 लाइंस वाली जो सोनेट होती है, ज्यादातर इसका जो लाइन लिखने के तरीके होते हैं, 8 लाइंस यूं कहूं तो स्टेंजाज, क्यों कहूं पंक्तियां जिसको कह सकते हैं, यूं कहूं तो स्टेंजाज यानी पंक्तियां जिसको कह सकते हैं। तो 8 लाइन वाली जो स्टेंजाज होती है, इस स्टेंजाज को पोएम में स्टेंजाज कहा जाता है, और जब हम लोग पढ़ते हैं कहानी तो उसमें पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो 8 लाइंस वाली जो स्टेंजाज होती है, इस स्टेंजाज को ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव का मतलब होता है अष्टपदी। क्या होता है मेरे चेला, अष्टपदी बाबा होता है, ठीक है। और इसी में ये तो स्टेंजाज 1 है, इसमें 2 ही स्टेंजाज होता ही है, ठीक है ना, स्टेंजाज 1। और स्टेंजाज 2 जो होता है वो होता है 6 लाइंस की होती है। कितने लाइंस की होती है, 6 लाइंस की होती है। उसे सेसिस्ट कहा जाता है, सेसिस्ट, है ना, जिसको कहते हैं षष्ठपदी। क्या कहते हैं, षष्ठपदी कह सकते हो उसको, षष्ठ षष्ठ षष्ठपदी, षष्ठपदी है ना, षष्ठ है ना, षष्ठपदी उसको कह सकते हैं, यानी 6 पद वाला। तो 8 6 कितना हुआ चेला,
8 + 6 मिलकर के हो गया 14। यही हमने कहा 14 लाइंस वाला जो है इसी को कहते हैं सोनेट। लेकिन चेला ये तो सब बताते हैं, लेकिन प्रिंस बाबा आपको कुछ और बताते हैं। हाँ ये तो हुआ एगो, लेकिन लिखना तुमको समझना पड़ेगा। हाँ और एगो बात सुन लो चेला, एगो और बात सुन लो, ये तो ठीक है जी। और एगो और सोनेट होता है। सोनेट की शुरुआत जो है विलियम शेक्सपियर ने एक और तरीके से की थी। विलियम शेक्सपियर एक महान कवि थे, बाप रे बाप। कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर एक समय लंदन की सड़कों पे घोड़ा दौड़ाया करते, तो अचानक उन्होंने इस तरह से हॉल में चले आए, इस तरीके से अभी छोड़कर जा रहे हो ना, पछताओगे, है ना, बाबा का क्लास नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने एक और सोनेट लिखने की चीजों को उन्होंने शुरू की थी। उस सोनेट को मैं क्लियर कर दूं, चलो एक लाइन लेना पड़ेगा तब मेरे को, ठीक है, एक बोर्ड लेना पड़ेगा। तो उस तरीके से एक सोनेट ऐसे भी होता है, जैसे 4 लाइंस 4 लाइंस 4 लाइंस। ये सब जो है 3 स्टेंजाज, फर्स्ट स्टेंजाज, सेकेंड स्टेंजाज, थर्ड स्टेंजाज, स्टेंजाज 1, स्टेंजाज 2, स्टेंजाज 3, ठीक है, 3 स्टेंजाज। ये जो 3-3 स्टेंजाज का जो होता है, 3-3 स्टेंजाज जो छोड़ छोड़ के, इसको कहते हैं क्वेट्रेंस। क्या कहते हैं? क्वेट्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? QUATRAINS। क्वेट्रेंस का स्पेलिंग या ठीक है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं है चेला? हाँ सीखे होना चाहिए। चलो हाँ हाँ, कहां थे हम लोग? क्वेट्रेंस। और जो सेकेंड वाला जो होता है, ठीक है ना, जो सेकेंड वाला होता है चेला, वो होता है 2 लाइंस का। कितने लाइंस का? तो ये सब 4-4 लाइंस का हो गया, और 2 लाइंस का जो होता है वो होता है, इसको कहते हैं डपलेट। क्या कहते हैं? डपलेट, DUPLET, डपलेट। और ये टोटल कितना हुआ? तो 4-4-4 मिलकर के टोटल हो गया 12। अब 12 और 2 14 लाइंस। तो ये भी क्या हो जाता है? 14 लाइंस का। ये भी सोनेट का एक तरीका है जो मैंने बताया आपको। ये भी एक सोनेट का क्या है? तरीका है, जो बड़े अच्छे से आप क्या कर सकते हो चेला, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ध्यान से समझ सकते हो, ठीक है। हाँ आवाज तो जा रही बच्चों? आवाज तो जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक तो है? हाँ सही है, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ तो यही बता रहे थे तुम लोग के, कपलेट और डपलेट समझ रहे हो ना? तो इसको कपलेट कहेंगे कि डपलेट कहेंगे? डबल, तो इसको कपलेट भी कह सकते। कपल समझ रहा है? कपल मैंने जोड़ा, इसको डपलेट से बढ़िया जो है कपलेट कहो, ठीक है। ये क्या कह सकते हो? CUPLET, कपलेट। कपलेट मतलब कपल, 2 लाइंस वाला। इसको कह सकते हैं स्टेंजाज ऑफ 4 लाइंस, है ना, स्टेंजाज ऑफ 4 लाइंस। क्या कह सकते हैं? स्टेंजाज ऑफ 4 लाइंस। जो 4 लाइंस की जो पद होती हैं, ठीक है ना, स्टेंजाज ऑफ 4 लाइंस, ठीक है, स्टेंजाज ऑफ 4 लाइंस, जो 4 लाइन के पद होते हैं उसको क्वेट्रेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेट्रेंस कहा जाता है। यानी कि चतुर्थपदी समझते हो ना, वो ही हो जाता है। तो 4-4 पद वाला वो हो गया, 2 पद वाला ही कपलेट हो गया। क्या हो गया? कपलेट हो गया, ठीक है ना। इसको डपलेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी बहुत सुंदर। कह रहा है एक बढ़िया कि टीच द सूरज ब्रदर गया से हैं भाई पर। भाई क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है जी, सब पे ध्यान है, बहुत सब पे ध्यान रहता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो आपने देखा कि हमने सोनेट को 2-3 तरीके से, 2 तरीके से बताया, 3 तरीके नहीं भाई, झूठ क्यों,
दो तरीके से हमने बताया कि इस प्रकार से भी सोनेट को लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना? हां, तो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो याद रखने की जरूरत है, इस तरीके से लिखने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से सोनेट को आप लोग क्या करेंगे बच्चों? देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना? चलो जी, बहुत सुंदर, सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलो जी, ठीक है। तो हां, क्या बता रहे थे? तो यानी फिर से एक बार रिवीजन कर दूं? चलो सर जी कर दो। तो यानी कि हमारे पास एक टर्म आया, लिरिक, इपिक, सोनेट, नन ऑफ दीज। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था बेटा। सोनेट का मतलब समझा दिया हमने, इपिक का मतलब काव्य, लिरिक का मतलब ये गीत है, गाते हुए कवि जो है कह रहे हैं, और वही समझाया हमने कि सोनेट दो प्रकार के होते हैं, है ना। सोनेट्स आर टू टाइप्स, है ना। एक जो टाइप्स होता है जिसमें 8 लाइन और 6 लाइन वाली होती है। 8 लाइन वाली स्टेंजाज को अष्टपदी कहते हैं, 6 लाइन वाली स्टेंजाज को सेसट कहते हैं, जिसमें षष्टपदी होता है। 8 + 6 मिलाकर के लाइंस हुआ सोनेट। ठीक है, 14 लाइंस वाली सोनेट होती है। यहां भी जो होती है टोटल 14 लाइंस वाली ही होती है, लेकिन लिखने के तरीके जो है, जो राइम है, रिदम है, वो लिखने के जो तरीके हैं, 4-4 लाइन का रहेगा, 3 गो, और फिर एगो लास्ट वाला स्टेंजा रहेगा 2 लाइन का। तो 4-4-4 8 12 और +2, तो 4-4 वाला को क्वेट्रेंस कहेंगे। ठीक है, स्टेंजाज ऑफ 4 लाइंस, है ना। और 2 लाइंस वाला को कपलेट कहेंगे। क्या कहेंगे चिलवा? कपलेट कहेंगे। ठीक है ना। चलो जी, रामदासपुर आइए सर, जरूर जरूर जरूर। चलो देखो आगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में कह रहा है कि द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज। क्या है ये इंटाइटल? ओपनिंग में क्या है? ओपन में सबसे पहले क्या कहा जाता है? मतलब पोएम के ओपन में क्या है? पहला लाइन क्या शुरू होता है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद में मनाता हूं और खुद में गाता हूं। क्या गाता हूं? कौन सा गाना गाते हैं कवि? अब भाई तो कवि से पूछना पड़ेगा। अब हमें क्या पता कि कौन सा गाना गाते हैं नहीं गाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा चेला, है ना। ठीक है ना, तो कवि से पूछना पड़ेगा कौन से गाना वो गाए नहीं गाए, है ना। तो उन्हीं से पूछना होगा। अब तो ये वाला गाना ठीक नहीं रहेगा, दिल चाहते हो कि जान चाहते हो, यू चलो ठीक है ना। तो बाद में तुम लोग को कभी सुनाएंगे वो गाना, दिल चाहते हो या जान चाहते हो। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ठीक है, एनिमल्स नहीं, शुरू में यही है, इसका मतलब है मैं खुद में गाता हूं। माई सेल्फ यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलो जी, दिल चाहते हो या जान चाहते हो, इतना बता दो तुम क्या चाहते हो। Who is the speaker in song of myself? I celebrate myself। कह रहा है कि who is the speaker song of myself? इसके स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, बोलते कौन है, इसके कवि कौन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, जिसमें आई सेलिब्रेट माई सेल्फ के बारे में बताया है? तो वो है हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन साहब। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें कुछ तो है नहीं ज्यादा बेटा। According to the song of myself, I celebrate myself. The speaker is a great lover. Great lover मतलब होता है महान, प्रेमी, है ना, एकदम। ऑफ, तो किस चीज के ग्रेट लवर है भाई? तो नेचर ऑफ ग्रेट लवर, है ना। ग्रेट लवर, ग्रेट लवर ऑफ नेचर, सॉरी, ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के महान, है ना। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, है ना। चलो जी, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। बहुत खूब सर, पर हम पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है टेक जी, आप पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा। आगे देखिए, कह रहे वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटेन द पोयम। वाल्ट व्हिटमैन कौन से पोयम लिखे भाई? अभी बताया मैंने कि एन एपिटाफ को लिखने वाले कौन है?
वाल्टर डीला मेयर साहब। द सोल्जर को लिखने वाले कौन है? रूपर्ट ब्रूक, है ना, रूपर्ट ब्रूक साहब। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाल्ट व्हिटमैन लिखा। फायरहैम को अभी बताया हमने कि केन दारू वाला। ठीक है, तो सोल्जर का याद रखना, सोल्जर को लिखने वाले हैं रूपर्ट ब्रूक। एक बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, मजा आएगा बच्चों, एकदम सैनिक, आपको देशभक्त बना दूंगा उस पोएम में हम। ठीक है ना, एकदम कभी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं रूपर्ट ब्रूक, है ना, बहुत जबरदस्त। चलो आगे देखो बच्चों, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलो बहुत सुंदर। वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के हैं जी? कितने साल में कवि पोएम को लिख रहे थे? 37 ईयर्स ओल्ड। कहते हैं नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, मैं चाहता हूं कि मैं 37 साल का हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जवानी खत्म ही नहीं होगी, मैं मरूंगा ही नहीं। कवि की ऐसी भावना है। ऐसा हो सकता है, इस दुनिया में कोई स्टैटिक है जी? देयर इज नो वन स्टैटिक, ऑल आर पेरिसेबल। सबको एक ना एक दिन जाना है। हमारी जिंदगी तो बिल्कुल उस पेड़ की पत्तियों की तरह है, जैसे पेड़ की पत्तियां एक, उसका एक समय है, लिमिट समय है, सर्टेन समय है, वो चला जाएगा एक ना एक दिन। उसी प्रकार से हमारी भी मृत्यु सर्टेन है, निश्चित है कि एक ना एक दिन तो होना ही है ना। हमारी जो क्या है, एक ना एक दिन तो हमें होना ही है। टेक सूरज कह रहे हैं कि सर आप पढ़ाते हैं इंग्लिश में तो मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच सूरज बाबू। चलिए आगे देखते हैं, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। आगे देखिए, कह रहा होपिंग। होपिंग का मतलब होता है उम्मीद। क्या होता है? उम्मीद। उम्मीद है कि वो मुझे मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। पढ़ोगे तब ना मिलेगी, है ना। इसीलिए कहा गया है विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना ही तो राजा छीन सकता है, ना ही तो चोर चुरा सकता है, ना ही तो भाई बांट सकता है। इसीलिए विद्या सभी धनों में सर्वोपरि है। इसीलिए कहते हैं एक बार विद्या पढ़ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें छीन नहीं सकती है। विद्या, इसीलिए कहा गया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। क्या कहा गया है? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। सही बात है कि नहीं है? कहा गया ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। वेपन का मतलब होता है शस्त्र, है ना, हथियार। कहता है कि वो क्या है? एक ऐसा एजुकेशन, एक ऐसा शस्त्र है जिसे यूज करके इस दुनिया को बदला जा सकता है। सपोज दैट यू आर अ वेरी पुअर, यू डोंट हैव अ लैंड, यू डोंट हैव अ रुपीज, बट यू हैव अ नॉलेज, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। Am I right or wrong? Am I right ना? ये बात तो सही है। इसीलिए किसी ने लिखा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज, है ना, टू चेंज द वर्ल्ड, जिसे आप यूज करके इस दुनिया को बदल सकते हो। और कहते हैं ना कि जब तुम में जुनून हो, जज्बा हो, तो कुछ भी हासिल हो सकता है। करा कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। करा कि उम्मीद है, सीज मैं नहीं रुकूंगा, मतलब स्टॉप की बात कर रहे हूं। सीज का मतलब स्टॉप, चैंपियन, है ना। कह रहे कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मतलब मैं उम्मीद है कि मैं नॉट टिल डेथ, मैं नहीं मरूंगा और मेरी जो जवानी है वो मरते दम तक ऐसा ही रहेगी। ये कहां से ली गई ये लाइन जी? ये ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी नंबर। कहां से? बी नंबर से, है ना। आगे देखो, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन कहां से ली गई है? तो वाल्ट व्हिटमैन से। राइट आंसर ये हो गया। आई किसको रेफर कर रहा है यहां पर? आई का मतलब यहां पर कवि है। रेफर्स का मतलब सूचित करना, है ना, इंगित करना। क्या करना? रेफर का मतलब होता है सूचित करना, इंगित करना। यहां पर किसको इंगित किया जा रहा है? किसको इंगित किया जा रहा है जी? इंगित किसको किया जा रहा है जी, बताओ, है ना। तो यहां पर पोएट जो है किसको, आई किसको रिपीट करता है, मतलब रेफर्स करता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को। किसको करता है? राइट आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, आगे देखो चला। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ, यहां पर हो जाएगा सिंग्स। क्या हो जाएगा? सिंग्स। राइट आंसर सी हो गया। चलो बाकी तो मीनिंग जानते हो। एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब मानना। क्या करना? मानना, समझना,
है ना, जैसा मैं मानता हूं, जैसा मैं समझता हूं, जैसा मैं बिलीव रखता हूं। यू शैल एज्यूम, एज्यूम, यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से कहा कि जैसा मैं मानता हूं, जैसा मैं समझता हूं कि हम इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, हमारे फोर फादर इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, वैसा तुम्हें भी मानना होगा कि तुम भी इसी मिट्टी में जन्मे हो, पले बड़े हो, तो फिर हम अलग कैसे हैं? मिट्टी एक, सब हमारे फोर फादर्स एक, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, फोर फादर समझते हो ना, उसी के बारे में वो कहते हैं कवि, जो हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, क्या है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, फोर फादर्स मतलब कह लो परदादा या फिर हमारे पूर्वज जो हैं, है ना, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज थे, है ना, एंसेस्टर लिखेंगे तो पूर्वज होगा और एंसेस्टर लिखेंगे तो पूर्वज होगा, ठीक है, मैनेज। तो कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइट आंसर क्या हो गया यहां पर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई हार्बर, हार्बर का मतलब यहां पर बिलीव होगा, विश्वास, थाउट्स, है ना, कह रहा है ऐसे हार्बर का मतलब बंदरगाह भी होता है, लेकिन यहां पर बंदरगाह से नहीं है, ठीक है। सिस्टम ऑफ थाउट्स के बारे में बताया गया, फॉर गुड और बैड इज रिटेन, तो यहां कह रहा है कि इज रिटेन, कहा कि अगर अच्छा, इस लाइन का मतलब था, इस लाइन को समझाना चाहिए, अब मैं क्या कहूं, सभी लोगों को समझाना चाहिए। इस लाइन का मतलब था कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं और मैं सच, कहा कि क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, वो कभी ये नहीं सोचते थे कि आगे इस पर विद्रोह होगा कि क्या हो जाएगा नहीं पता, कहा कि सच को सच कहने की शक्ति है और झूठ को झूठ कहने की शक्ति है। आई परमिट, मुझे परमिट है इस बात की, मुझे परमिशन है इस बात की, मैं सच को सच कहूंगा और गलत को गलत कहूंगा, चाहे वो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, इस बात की मुझे आजादी है। जितना दिन, कभी कहते हैं लास्ट वाले लाइन में कि जितना दिन जीऊंगा उतना दिन अच्छा को अच्छा कहूंगा और खराब को खराब कहूंगा, इस बात की मुझे आजादी है, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसका अलग बात है कि मैं खुद में गाता हूं, खुद में मनाता हूं, है ना। ये कौन कवि कहते हैं, ये वाल्ट विटमैन, राइट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पर गुड और बैड का मतलब वही है, पूरी लाइन मैंने समझा दिया। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, क्या कह रहा है जी, कह रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ फ्रॉम, यूं कहूं तो घबराना ना, चलो जी, तो क्या हो जाएगा, कहां से ली गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कह रहा है वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम ट्रैप्स, ड्रम ट्रैप्स, ये दोनों जो है संग्रह जो है किसने लिखा है भाई, तो हमारे महान कवि थे वाल्ट विटमैन साहब, राइट आंसर ये हो जाएगा। डीएच लॉरेंस को लिखने वाले जो हैं उनका नाम है स्नेक, को उसने लिखा, स्नेक नाम का एक पोयम है बेटा, उसको उसने लिखा, ये पढ़ना है हम लोगों को 9 नंबर पोयम में। टीएस एलियट जो है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, वो है टीएस एलियट का मतलब है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट उन्होंने लिखा है, एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। टीएस एलियट का मतलब ये पोयम का नाम है, ये सब किसका नाम है, ये सब पोयम है बेटा, याद रखना, ये सब क्या है, पोयम है। स्नेक क्या है, पोयम है, और ये सब इसके राइटर हैं, ये सब इसके क्या हैं, राइटर हैं डीएच लॉरेंस। वाल्टर डी ला मेयर के बारे में बताया ही, एन एपिटाफ लिखा है। वाल्टर डी ला मेयर को लिखने वाले कौन है, एन एपिटाफ, किसने लिखा है, एन एपिटाफ नाम का है। टीएस एलियट का मतलब ये एक बहुत बढ़िया कवि थे, एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे बच्चों, टीएस एलियट, क्या कहूं इसके बारे में, पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। टीएस एलियट का पूरा नाम है थॉमस स्ट्रेंस एलियट, याद रखना, क्या नाम है पूरा, इनका नाम है थॉमस स्ट्रेंस, का फुल फॉर्म होता है थॉमस स्ट्रेंस एलियट, ठीक है। ये सब तो गर्दा गर्दा मैं एमए में कर दिया हूं, हाँ खूब पढ़े हैं सब, मजा आता है इनके बारे में पढ़ के। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों, लिटरेचर के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज भी पा चुके हैं, बड़े मजेदार के कवि हैं ये। इनके बारे में प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। इनका जो पोयम वोयम भी आता है ना, ससुरा का ड्रामोरामा भी वैसा ही आता है, पढ़िएगा, बड़ा मजेदार के कवि हैं ये थॉमस स्ट्रेंस एलियट। हाँ, शाहिद एगो नीट के तैयारी करने सर, इस क्लास के बाद हिंदी का क्लास अनु का है, अनु सर का है, हाँ जी हिंदी का क्लास अनु सर का है। चलो जल्दी जल्दी सटासट में करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड का मतलब होता है पेरिल इन डेंजर,
हजार्ड का मतलब क्या होता है? पेरिल इन डेंजर, याद रखना क्या होता है? पेरिल इन डेंजर उसे कह सकते हो। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गया तुम लोग मैं जो कहा। तो क्या हो जाएगा जी? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या हो गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फटाफट करते हैं बच्चों। वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब जो वॉलंटियरनेस जो होता है, जब कोई गृह युद्ध हो रहा हो उसमें आप मदद करते हैं लोगों को, एक इच्छा भावना होती है अपने अंदर, है ना? तो इस तरीके, तो उसने क्या किया था? सेकेंड वॉर नहीं, सिविल वॉर। सिविल वॉर ऐसे सिविल कोर्ट भी होता है। सिविल का मतलब ये होता है ऐसा, तो सिविल वॉर का मतलब यहां पर गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध, ठीक है ना? लेकिन कई बार सिविल का मतलब व्यवहार होता है, जैसे सिविल कोर्ट होता है तो कहते हैं ना सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब होता है व्यवहार, व्यवहार न्यायालय। या फिर देखा होगा कई बार बोलता है आपका सिविल कैसा है, मतलब व्यवहार कैसा है, बैंक के साथ अच्छा बनाए हैं ना कि नहीं जी? तो यहां पर सिविल का मतलब, वैसे तो सिविल का मतलब व्यवहार भी होता है, ठीक है? सिविल का मतलब व्यवहार, व्यवहार न्यायालय जिसको कहते हैं सिविल कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है? न्यायालय, है ना? सिविल कोर्ट मतलब व्यवहार न्यायालय हो गया। समझ में आई बात? चलो उसी प्रकार से सिविल का मतलब वो भी होता है। चलो तो यहां पर सिविल वॉर का मतलब गृह युद्ध, तो वर्क एज ए वॉलंटियर किसने काम किया था? सिविल वॉर के रूप में। चलो ठीक है, तो बच्चों यही था आपका सेशन, मजेदार तरीके से जो हमने, देखो बेटा हम चाहते थे इस सेशन को मात्र 10 मिनट में खत्म कर देते। मैं रियली आपको बता रहा हूं, मैं चाहता तो इसको 10 मिनट में खत्म कर देता चेला, लेकिन हमने खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम टिकमरवा मास्टर नहीं हैं। मैं फुल एक्सप्लेनेशन देता हूं डेडिकेशन के साथ। वीडियो देखिएगा आराम से, और जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको एकदम मस्ती से बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए, विदाउट स्किप। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, डेफिनेटली यू विल गेट मोर लर्न। बहुत अच्छा एकदम सीखोगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्यारे बच्चों मैं अब विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।